जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, जय माँ भारती। साथियों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृत मंच क्लासेस के अंतर्गत। साथियों, कुछ समय से समय के अभाव के कारण और विद्यालयों के समय परिवर्तन के कारण और आपको जैसा कि मालूम है चुनाव से संबंधित भी समय का अभाव रहा, इसलिए मैं आपके पास अपनी वीडियो नहीं पहुंचा सका, परंतु मैं वापस पुनः आपके सम्मुख वापस से प्रस्तुत हूं। साथियों, हमने देखा था कर्ता कारक के संदर्भ में देखा था, कर्म कारक के संदर्भ में देखा था, करण कारक के संदर्भ में देखा था, संप्रदान अपादान, इन कारकों को अपन भलीभांति समझ चुके थे। हमने उदाहरणों को भी देखा और इनके सूत्रों के अंतर्गत आने वाली जो वृत्तियां हैं जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बने जा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके संदर्भ में भी हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। आज हम अपने विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आगे के कारक पर चलते हैं, और जिस कारक का नाम है हमारा अधिकरण कारक। देखिए साथियों, आते हैं वापस से। साथियों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन उसमें मैंने बताया था आपको कि आप अपने शब्द रूप और धातु रूपों का विशेष रूप से ध्यान रखें और वह उस पर आपका फोकस और मेन लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत व्याकरण समझने के लिए बहुत आवश्यक तत्व है शब्द रूप और धातु रूप। चलिए साथियों, हमारा कारक है अग्रिम कारक जो है वो है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरणम ऐसा। देखिए साथियों, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, इसके संबंध में, इसकी चर्चा के संबंध में एक सूत्र आया हमारे पास और उस सूत्र ने कहा आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। साथियों, ये सूत्र क्या कहता है, ये अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि आधार को अधिकरण कहा जाता है। यहां पर देखिए सूत्र में लिखा है आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहा जाता है। अब आधार किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है, इसके संबंध में थोड़ा सा आपको बताऊं कि देखिए कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता अपने कार्य को, कर्ता अपनी क्रिया को जिस स्थान पर संपादित करता है वह स्थान विशेष हमारा अधिकरण कारक कहलाता है, वही हमारा आधार होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैं कक्षा में पढ़ाता हूं, तो यहां पर जो हमारा जो अधिकरण है, जो पढ़ाने की जो क्रिया जो संपादित की जा रही है वो एक कमरे के अंतर्गत की जा रही है, वो एक क्लास के अंतर्गत की जा रही है, तो वहां पर पढ़ाने इस रूपी क्रिया का जो आधार है वो क्लास हुई, तो हम अधिकरण उस क्लास को कह सकते हैं। जैसे इसी प्रकार से पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो पक्षी का आधार क्या है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो पक्षी कहां पर बैठा हुआ है, पक्षी का आधार क्या है, तो वो है पेड़। तो यहाँ पर जो पक्षी के संदर्भ में जो आधार हुआ वो हमारा पेड़ हुआ। अब जैसे ये मार्कर है, अब मैं मार्कर को यहाँ पर रख रहा हूं, ये मैंने मेज पर रख दिया, तो मार्कर का आधार क्या हुआ, ये मेज हुई। इसी प्रकार से आप YouTube चैनल में संस्कृत मंच क्लासेस, इस चैनल में वीडियो देखते हैं, तो आपके वीडियो देखने का जो आधार है वो क्या हुआ, मेरा वाला जो चैनल है, हमारा जो चैनल है वो हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस स्थान पर कोई क्रिया संपादित की जाती है वह स्थान विशेष हमारा आधार कहलाता है, वही आधार हमारा क्या कहलाता है, अधिकरण। इस सूत्र के अनुसार आधारो अधिकरणम इसने कहा। जैसे देखिए, किसान खेत में काम करता है, तो किसान का जो कार्य करने की जो क्रिया है वो कहां पर संपादित की जा रही है, खेत में, तो खेत हमारा आधार हो गया, वह हमारा अधिकरण हो गया। दूसरी बात, जैसे जेब में 100 रुपए रखे हुए हैं, तो 100 रुपए जो रखे हुए हैं उनका आधार क्या है, जेब, तो ये हो गया। जैसे सर पर बाल हैं, तो बालों का आधार क्या है, सर, सिर, तो वह हमारा हो गया आधार, वही हमारा अधिकरण कहलाएगा। ऐसे ही बालक छत पर खेलता है, तो खेलने का, बालक के खेलने की क्रिया का आधार क्या हुआ, छत, घर, तो वो हमारा आधार हो गया। साथियों, मैं बता दूं आपको कि जहां पर जिस स्थान पर कोई कार्य किया जाता है, जिस स्थान पर कोई कार्य संपादित किया जाता है वह हमारा आधार कहलाता है, उस आधार को ही हम अधिकरण कारक कहते हैं। इतनी सी बात है। अब देखिए साथियों, इसने तो कह दिया कि आधार को अधिकरण कहते हैं, तो आधार क्या है,
तो देखिए साथियों, आधार हमारा है 3 प्रकार का। एक आधार होता है हमारा औपश्लेषिक आधार। साथियों, इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक आधार से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमको यहाँ पर ये एकदम क्लियर करना है। अपना जो विषय है वो एक आधार है औपश्लेषिक आधार और एक आधार है हमारा वैषयिक आधार, जिसे वैषयिक आधार ऐसा कहा जाता है, वैषयिक आधार। और तीसरा हमारा जो आधार है वो है हमारा अभिव्यापक आधार। साथियों, इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर उस आपके अंतर्गत आ रही बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उनको मैं यहीं पर उनका सॉल्यूशन कर देता हूँ, उनका समाधान कर देता हूँ। साथियों, आधार, आधार मतलब जहां पर कोई कार्य किया जाता है वो हमारा आधार कहलाता है। जैसे राम वन में रहता है तो राम का रहने का आधार क्या है? वन, वो हमारा आधार हो गया। तो आधार तो अपन समझ गए। अब ये आधार होता है हमारे 3 प्रकार का। आधार होता है हमारे 3 प्रकार का। सबसे पहला है औपश्लेषिक आधार, दूसरा है वैषयिक आधार और तीसरा है अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार किसे कहते हैं और क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं, हमारे समझने के दृष्टिकोण से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। औपश्लेषिक, देखिए साथियों, इन आधार को समझने से पहले हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा। एक चीज है हमारा आधार और एक चीज है हमारी आधेय। आधार, आधेय, ये 2 शब्द हैं, आधार और आधेय। आधार मतलब बेसिक, आधेय मतलब, देखो जैसे ये जो मार्कर है, मार्कर को मैंने मेरे हाथ पर रखा तो देखिए ये है इसका आधार, मेरा जो हाथ है ये मेरा आधार है और ये कहलाएगा आधेय। समझ में आई कोई बात? जैसे कि ये आधार है, ये मेरा हाथ, और ये है आधेय। राम वन में रहता है, वन आधार है और जो रह रहा है अर्थात जो राम है वो है आधेय। जैसे शिक्षक विद्यालय में पढ़ाता है तो विद्यालय हो गया आधार और शिक्षक हो गया आधेय। कहने का तात्पर्य ये है औपश्लेषिक आधार के अंतर्गत जहां पर आधार और आधेय का जो भौतिक जुड़ाव है वो कम समय के लिए हो। यहां पर समझिए साथियों कि ये एक तो आधार और आधेय का, आधार आधेय का भौतिक जुड़ाव जो है, भौतिक जुड़ाव कम समय के लिए है, कम समय के लिए होता है, वहां पर हमारा आधार होता है औपश्लेषिक आधार। जहां पर आधार और आधेय का जो जुड़ाव है वह कम समय के लिए हो तो वहां पर औपश्लेषिक आधार होता है। जैसे एक उदाहरण यहां पर अपन समझते हैं, जैसे कटे आस्ते। साथियों यहां पर देखिए कटे आस्ते, यहां पर बैठने का आधार है चटाई, कटे माने चटाई, चटाई पर बैठता है। तो यहां पर जो बैठने की जो प्रोसेस की जा रही है, जो बैठने की जो प्रक्रिया की जा रही है, वहां पर चटाई से किसी व्यक्ति का जो जुड़ाव है वो कितने समय के लिए? कम समय के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठेगा, वापस से खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही स्थाल्याम भोजनम, ऐसे ही यहां पर मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे स्थाल्याम भोजनम। अब देखिए थाली में भोजन ऐसा, अब देखिए यहां पर ये हो गया हमारा आधार। अब यहां पर भोजन जो है, जो आधेय है, उसका जुड़ाव थाली से कितने समय के लिए? कम समय के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर आधेय का आधार से जो जुड़ाव होता है वो कम समय के लिए हो तो वहां पर औपश्लेषिक आधार होता है। जैसे कि चटाई पर, वह व्यक्ति चटाई पर बैठता है, तो यहां पर जो चटाई पर बैठने की जो व्यक्ति की जो प्रक्रिया है वो कम समय के लिए, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर बाद वहां से खड़ा भी हो जाएगा। तो ये जुड़ाव हमारा कम समय के लिए हुआ, तो ऐसा हमारा जो आधार है वो औपश्लेषिक आधार हुआ। ऐसी स्थाल्याम भोजनम कि थाली में भोजन। अब थाली में जो भोजन है वो कब तक थाली में रहेगा? जब तक उसको खाना लिया जाए। तो वहां पर थाली का और भोजन का, आधार का और आधेय का जो जुड़ाव है वो भी कम समय के लिए है। तो ऐसा जो हमारा आधार होगा वह औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। दूसरा हमारा आधार है वैषयिक आधार। देखिए वैषयिक आधार मतलब विषय। एक शब्द को यहां पर अपन कैच करते हैं, विषय। विषय मतलब रुचि, रुचि मतलब इच्छा, ऐसे समझते हैं। देखिए जो आधार विषय से संबंधित हो, जो आधार इच्छा से संबंधित हो, जो आधार रुचि से संबंधित हो, तीनों पर्याय हैं। जो आधार, चाहे तो अपन ऐसे कहें कि जो आधार विषय अर्थात इच्छा अर्थात रुचि से संबंधित हो वो हमारा आधार
वैषयिक आधार कहलाएगा। जैसे इच्छा संबंधी या रुचि संबंधी, जैसे कि गणिते रुचि अस्ति, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा, पठने इच्छा अस्ति, पठने इच्छा अस्ति। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने में इच्छा है तो रुचि से संबंधित या इच्छा से संबंधित जो हमारा आधार होगा वह हमारा वैषयिक आधार होगा। ऐसे ही व्याकरणे इच्छा अस्ति, व्याकरण पढ़ने की इच्छा है तो ये हमारा जो आधार है वो हमारा वैषयिक आधार हुआ। जैसे गणिते रुचि अस्ति, गणित में रुचि है। जैसे क्रीडने रुचि अस्ति, खेलने में रुचि है। जैसे कि पठने रुचि अस्ति, क्रीडने रुचि अस्ति, आदि आदि बहुत सारे ऐसे संदर्भ, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा से संबंधित, जिनमें रुचि से संबंधित आधार का वक्तव्य जारी किया जाए, वहां पर हमारा जो आधार होगा वो वैषयिक आधार होगा। आगे चलते हैं, अभिव्यापक आधार। साथियों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे सामान्य सा प्रश्न आएगा, पठने इच्छा अस्ति, अत्र कः आधारः वर्तते या कः आधारः अस्ति, ऐसे करके प्रश्न करेगा। तो यहाँ पर देखो, अब इच्छा अर्थात विषय से संबंधित है, अर्थात वैषयिक आधार हो जाएगा। ऐसे ही कटे आस्ते इत्यत्र कः आधारः अस्ति, तो यहाँ पर औपश्लेषिक आधार हो जाएगा क्योंकि चटाई के संदर्भ में है और यहाँ पर आधार आधेय का जुड़ाव है जो वो कम समय के लिए। आगे वाले आधार पर चलते हैं, वो हमारा आधार है अभिव्यापक आधार। देखिए साथियों, अभिव्यापक आधार मतलब क्या होता है, जो सत्यता को बताता हो, जो सत्यता को बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, जो सर्वव्यापक होता है, जो व्यापकता को बताता है। किसको बताता है? व्यापकता को बताता है, व्यापकता को बताता है, सर्वव्यापकता को बताता है, वो हमारा आधार होता है अभिव्यापक आधार। जैसे संसारे वायु अस्ति, एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे संसारे वायु अस्ति। अब देखिए साथियों यहाँ पर कि संसार में वायु है, ये सत्यता को बता रहा है, व्यापकता को बता रहा है। ऐसे ही सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यहाँ पर देखिए सभी में आत्मा है, ये व्यापकता को बताया, ये सत्यता को बताया इसने। ऐसे दधनी सर्पी, दही में सर्पी, ऐसा दधनी सर्पी, ये देखिए यहाँ पर ये एक सेंटेंस है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, देखिए साथियों मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार मतलब क्रिया, अर्थात जहां पर कोई कार्य संपादित किया जा रहा है वो हमारा आधार कहलाएगा। यह हमने बात की थी। उसके बाद आधार कितने प्रकार का होता है साथियों? आधार हमने 3 प्रकार का बताया, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार वह आधार होता है जहां पर आधेय का अपने आधार से जो जुड़ाव होता है वो बहुत कम समय के लिए हो, तो वो हमारा औपश्लेषिक आधार हो गया। रुचि से संबंध, जैसे कटे आस्ते, जैसे चटाई पर बैठता है तो बैठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम समय के लिए है और होती भी कम समय के लिए है। जैसे स्थाल्याम भोजनम, जैसे थाली में भोजन है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस की जा रही है वो कम समय के लिए की जा रही है, कम समय के लिए जुड़ाव है, उसके बाद फिर दोनों का पृथक्करण हो जाएगा। तो ये जो जुड़ाव है, ये जो आधार हमारा कहलाएगा वो औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। वैषयिक आधार के अंतर्गत हमने देखा था कि जहां पर विषय से संबंधित जो आधार होता है, अर्थात जो रुचि से संबंधित जो आधार होता है, अर्थात जो इच्छा से संबंधित जो आधार होता है वो हमारा वैषयिक आधार कहलाता है। जैसे पठने रुचि ही अस्ति, जैसे गणिते इच्छा अस्ति, तो मतलब उसकी पढ़ने में रुचि है, तो पढ़ने में रुचि है अर्थात तो रुचि से संबंधित हो गया, इच्छा से संबंधित हो गया, तो यह हमारा आधार क्या हो गया? वैषयिक आधार हो गया। तीसरा हमारा आधार था अभिव्यापक। अभिव्यापक जो आधार होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, सर्वव्यापकता को बताता है, सर्वत्रता को बताता है और सत्यता को भी प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर संसारे वायु अस्ति, के संसार में वायु है, ये बात बिल्कुल सत्य बात है, तो इसने सत्यता को बताया। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी लोगों में, सभी प्राणियों में, सभी जीव जंतुओं में, सभी में आत्मा का निवास है, ऐसा इसने सत्यता को बताया, सर्वव्यापकता को बताया। दधनी सर्पी, दही में मक्खन घी जो है वो होता ही है और ये सत्यता भी है और यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो ये हमने आधार के संदर्भ में देखा। आधार हमारे 3 प्रकार का। आई होप आप आधार को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आप अब हम अगले वाले सूत्र पर चलते हैं। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न बन जाता है इसी की आधार कितने प्रकार का होता है, तो ये हमेशा याद रहे। आधार हमारे 3 प्रकार का होता है और उनके वाक्य से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। जैसे सीधा सीधा प्रश्न करेगा कि तिलेषु तैलम, तिल में तेल होता है, ये कौन सा आधार है? तो देखिए ये सर्वव्यापकता वाला स्थिति है, तो ये अव्यापक आधार हो जाएगा। चलिए साथियों सूत्र नंबर 2 पर चलते हैं। पहले वाले सूत्र ने इसने परिभाषा बताई, सूत्र नंबर 2 विभक्ति का बताएगा, जैसा कि हम पूर्व में भी इसको देखते आए हैं। यहाँ पर देखिए सप्तम्यधिकरणेच,
सप्तमी अधिकरणे च। साथियों देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर यण संधि है और सूत्र देखो तोड़ेंगे तो अपन कैसे बनेगा, देखिए सप्तमी धन अधिकरणे, सप्तमी धन अधिकरणे प्लस च, ऐसा। अधिकरणे, अधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी, सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए साथियों, जो आधार है, आधार को हम अधिकरण कहेंगे और उस आधार में अपन को सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए यहां पर एक उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं कि जैसे छात्र विद्यालय में पढ़ता है, छात्र विद्यालय में पढ़ता है। साथियों यहां पर समझेंगे सबसे पहले, यहां पर पढ़ता है ये हमारी क्रिया है, पढ़ना ये क्रिया हो गई। देखिए साथियों क्रिया हो गई। अब उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आया कौन पढ़ता है, तो उत्तर मिला हमको छात्र, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब देखो छात्र के पढ़ने की जो क्रिया है वो कहां पर संपादित की जा रही, विद्यालय में, तो ये हमारा अधिकरण हो गया, अर्थात अधिकरण मतलब आधार हो गया। अब देखिए यहाँ पर कर्ता कारक में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्ता कारक में हमेशा प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो छात्र है वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, तो क्रिया ने बताया कि ये भाई एक वचन है, तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हो गया। और छात्र के यदि रूप देखेंगे प्रथम व्यक्ति में तो रूप बनेगा छात्र, ऐसा रूप बना। अब देखिए ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, मैं बता चुका हूं कर्ता सारणी के अंतर्गत, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, प्रथम पुरुष के एक वचन की, तो क्या रूप बन जाएगा, पठति, छात्रः पठति। अब देखिए अधिकरण कारक है विद्यालय, और अधिकरण कारक में कौन सी व्यक्ति होती है, सप्तमी व्यक्ति होती है, ये हमने अभी देखा, सप्तमी व्यक्ति होती है अधिकरण कारक में। तो यहाँ पर एक विद्यालय है, दो विद्यालय है, कितने विद्यालय है, तो यहाँ पर एक विद्यालय है, विद्यालय में पढ़ता है ऐसा, तो यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे एक वचन के संदर्भ में, तो रूप बन जाएगा विद्यालय। तो सेंटेंस बना हमारा छात्रः विद्यालये पठति, छात्र विद्यालय में पढ़ता है, ऐसा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए सप्तमी अधिकरण, इस सूत्र ने बताया कि अधिकरण कारक में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस के द्वारा हमने देखा, यहाँ पर अधिकरण है विद्यालय, अब विद्यालय एक वचन है तो सप्तमी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग कर दिया। अगर यहीं पर अगर ये द्विवचन होता तो सप्तमी व्यक्ति का द्विवचन का प्रयोग कर देते, अगर ये बहुवचन होता तो सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन का प्रयोग कर देते। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक वार्तिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस में भी है। साथियों यदि आपको कोई भी ऐसा लग रहा हो, आपकी समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहां पर भी आपका समाधान कर सकता हूं वापस से। देखिए एक वार्तिक है, वार्तिक क्या कहती है, साध्व साधु प्रयोगे च। देखिए ये देखो यहां पर यण संधि है, पहला एक सेंटेंस बनेगा जैसे साधु ऐसा, फिर बना असाधु ऐसा, यहां पर यण संधि है, और प्रयोगे च, साधु और असाधु, साधु माने सज्जनता और असाधु माने दुर्जनता। साधु यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द है, साधु का मतलब है सज्जन, महापुरुष, अच्छा व्यक्ति, असाधु माने दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, उसके संदर्भ में इनके प्रयोग में भी सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए इसने कहा कि सज्जनता और दुर्जनता, साधु और असाधु दोनों के संदर्भ में अपन सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, ऐसा इसने कहा। तो अपन सप्तमी व्यक्ति करेंगे किसमें प्रयोग, क्या साधु शब्दों में अपन प्रयोग करेंगे या असाधु शब्दों में प्रयोग करेंगे, ये हमारा प्रश्न हुआ। तो इसका समाधान ये है, देखिए जो जैसे कोई व्यक्ति सज्जन है तो सज्जन किसके लिए है, उस समय हम सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि अध्यापक साधु है, तो अध्यापक साधु है ये मेरी नजर में है, तो मुझ में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कि वह दुष्ट है, तो वह दुष्ट है तो वो किसकी नजर में है, किसकी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में, तो मुझ में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण यहां पर अपन देखते हैं, जैसे देखिए यहां पर एक कृष्ण मातरी साधु, ऐसा एक मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है, यहां पर देखिए सप्तमी व्यक्ति है, तो कृष्ण साधु है किसके लिए, मां के लिए। मातृन शब्द में सप्तमी व्यक्ति वचन का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर ये सप्तमी व्यक्ति का रूप है मातरी, सप्तमी व्यक्ति का रूप है, ठीक है। कृष्ण मां के लिए क्या है, सज्जन है, बहुत अच्छा है। अब ऐसे ही कृष्ण
मातुले, मातुले माने मामा के लिए असाधु। कृष्ण जो है वो मामा के लिए क्या है, असाधु है अर्थात दुष्ट है। भाई माँ के लिए उसका पुत्र जो कृष्ण है वह कैसा है, सज्जन है। माँ के लिए तो कृष्ण सज्जन है, लेकिन वही मामा जो कंस है उसके लिए उसका जो भांजा जो कृष्ण है वो कैसा है, दुष्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी नीतियों का, उसके नियमों का विरोध करने वाला है। इसीलिए मामा के लिए जो कंस है वो कृष्ण है, वो क्या है, असाधु है, दुर्जन है। तो इस संदर्भ में साधु और असाधु के रूप में हम इस तरीके से अपन प्रयोग करेंगे। आगे वाले सूत्र पर चलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। साधु और असाधु शब्द के युग में तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखिए किसमें करेंगे, तो देखिए जैसे कृष्ण है वो साधु है, किसके लिए, माँ के लिए, जिसके लिए है, जिसके लिए सज्जन है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए दुर्जन है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ माँ के लिए साधु है तो इसमें माँ में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। यहाँ पर मामा के लिए असाधु है, दुष्ट है, दुर्जन है, तो हमने मामा शब्द में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। आगे चलते हैं। एक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं और पूछे भी रहे हैं, लेकिन आज हम समझेंगे उसको। सूत्र नंबर 3 देखिए, ये सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम। देखिए साथियों, निर्धारण और विभाजन दोनों में बहुत अंतर होता है। निर्धारण जो किया जाता है वो समूह में से किया जाता है। निर्धारण जो किया जाएगा वो समूह में से किया जाएगा। अब निर्धारण करने के कई विषय हो सकते हैं। निर्धारण जो किया जाता है वो किस में से किया जाता है, समूह में से। अब देखिए साथियों, निर्धारण मतलब क्या है, एक सैंपल थ्योरी होती है, सैंपलिंग थ्योरी जिसे बोलते हैं। जैसे यहां पर आप समझिए, देखिए जब समूह में से किसी का अगर निर्धारण किया जा रहा है तो वहां पर अपन को षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। यह सूत्र हमारा एक तो षष्ठी विभक्ति का विधान करता है, षष्ठी विभक्ति को भी बताता है, और यही सूत्र हमारा सप्तमी विभक्ति को भी बताता है। यह सप्तमी विभक्ति को भी बताएगा और षष्ठी विभक्ति को भी बताएगा। देखिए साथियों कि जिस समूह में से किसी का निर्धारण किया जा रहा है उस समूह में हमको षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये वाली बात, जिस समूह में से किसी को श्रेष्ठ बताया जा रहा हो या किसी को दुर्जन बताया जा रहा हो या किसी को दुष्ट बताया जा रहा हो, उस समूह में हमको षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। आप चाहो तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो, आप चाहो तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो। साथियों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सैंपलिंग थ्योरी क्या होती है। सैंपलिंग थ्योरी देखिए, जैसे माँ घर में खाना बनाती है, तो माँ घर में खाना बनाती है, जैसे आलू की सब्जी अगर उसने बनाई तो आलू की सब्जी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जैसे सब्जी हो रही है तो जब हम उस सब्जी को देखते हैं कि वो पक चुकी है या नहीं पकी है, तो उसके संदर्भ में अपन क्या करते हैं, पहले एक आलू को दबा करके चेक करते हैं। अगर वो एक आलू अगर दब गया, अगर वो एक आलू अगर हो गया, तो इसका मतलब अपन अंदाजा लगा लेते हैं कि समस्त आलू हो चुके हैं। ये है हमारी सैंपलिंग थ्योरी। जैसे अपन सरसों है या अपन किसान आदमी है, तो अपन बाजार में, मार्केट में, मंडी में जब अपन सरसों को या गेहूं को बेचने के लिए जाते हैं, तो आप वहां पर देखिए कि व्यापारी वर्ग क्या करता है कि एक बोरी में से कुछ दाने निकाल लेता है सरसों के, और ऐसे अपनी हथेली पर रख करके वो अंदाजा लगा लेता है कि इस ट्रॉली में, इस ट्रैक्टर में, जो भी वाहन है उसमें इसी प्रकार की सरसों है। ये हमारी सैंपलिंग थ्योरी है। विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए जो अधिकारी वर्ग आते हैं वो किसी भी एक क्लास में जाकर के और किन्हीं एक दो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बताओ भाई ऐसे ऐसे ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो उन 2-3 बच्चों से अंदाजा लगा लेता है कि इस विद्यालय का पढ़ाई का स्तर, इस विद्यालय का शैक्षिक स्तर कैसा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सैंपलिंग थ्योरी वो उसे कहते हैं जिसमें किसी भी एक या दो से अपन निर्धारण कर लें, वो होता है हमारा सैंपलिंग थ्योरी। साथियों देखिए यहां पर कि जिस, अब देखो समूह में से निर्धारण के भी इसने चार प्रकार के बताए कि अपन 4 प्रकार से किसी विषय का निर्धारण कर सकते हैं। क्रिया के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं, द्रव्य के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं, जाति के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं और गुण के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे देखिए कि कवि नाम, समझना साथियों थोड़ा सा,
कठिन नहीं है ये बिल्कुल भी। कवि नाम या कविषु, कालिदासः श्रेष्ठ, ये है हमारा एक वाक्य। देखिए साथियों यहां पर समूह किसका है, तो समूह है कवियों का। यहां पर समूह है कवियों का। अब इस में से हमने निर्धारण किया किसका, एकमात्र कालिदास का। एकमात्र कालिदास का निर्धारण एक का किया जा रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, समूह में से क्या किया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है। तो समूह किसका है, कवियों का। कवियों में कालिदास कैसा है, श्रेष्ठ, ये उसका निर्धारण किया गया कि वो कैसा है, श्रेष्ठ है। तो यहां पर आप देखिए कि जो समूह है कवियों का, इसमें अपन षष्ठी या सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जो समूह है कवियों का, इसमें मैंने षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया है यहां पर। ऐसे ही छात्रेषु, या तो आप षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग कर लो, छात्राणाम, या छात्रेषु, छात्रेषु मोहनः पटुहु, कि भाई छात्रों में मोहन है वो कैसा है, होशियार है, कुशल है, निपुण है, आदि उसकी विशेषताएं, ये उसका निर्धारण किया गया इस आधार पर कि वो कुशल है। तो देखिए जहां पर, अब साथियों मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अवेयर होकर के सुनिए मेरी बात को। जहां दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, जहां दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा, वहां पर तो अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जहां पर किसी समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा, तो उस समूह में अपन षष्ठी या सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। साथियों जैसे कि राम और मोहन में राम बहुत होशियार है, तो यहां पर जो विभाजन किया जा रहा है, जो उनकी गुण के बारे में जो विवेचन किया जा रहा है, वहां पर दो है। कंपेयर जो की जा रही है, तुलना की जा रही है, वो दो के अंतर्गत की जा रही है, राम और मोहन के अंतर्गत। तो यहां पर तो अपन पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, और इसको थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है साथियों ये। देखिए कि राम, जैसे राम मोहन से कुशल है या होशियार है आदि, अपन किसी भी संदर्भ में ले सकते हैं इस बात को, ठीक है। अब देखिए राम मोहन से, तो यहां पर दो है, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो राम को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो राम हम। अब किससे, मोहन से, तो मोहनात, देखिए साथी, मोहनात कुशलः अस्ति, कुशलः अस्ति। देखिए साथी यहां पर देखिए, यहां जब हम दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं, दो में से यदि किसी एक को श्रेष्ठ बताएंगे तो वहां पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि किसी समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताएंगे तो वहां पर षष्ठी या सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। साथियों ये था हमारा अधिकरण कारक, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, हमारे सिलेबस के अनुसार। साथियों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कुछ समय का अभाव रहा, क्योंकि विद्यालय का भी समय परिवर्तन हो गया, और फिर आपको पता है कि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, और कुछ पारिवारिक मेरे कारण भी रहे थे, मेरे व्यक्तिगत भी कारण थे, और कुछ चुनाव संबंधी भी बहुत सारी इधर उधर ड्यूटियां भी लगी थी हमारी, तो इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पाया। पर साथियों मैं निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूं, हमेशा हूं, 100% हूं। आपकी अगर कोई भी समस्या है संस्कृत से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे की वीडियो में हम दूसरा कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं कारकों का अच्छी तरीके से विवेचन करूंगा, फिर आपके सामने लगभग 1 घंटे की एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सभी कारकों का आपको रिवीजन करा सकूं, समस्त कारकों का, समस्त सूत्रों का, और आपसे चर्चा भी कर सकूं, संवाद भी कर सकूं। ये मैं मेरी क्लास लाइव चलाऊंगा मैं किसी दिन। तो साथियों देखिए यहाँ पर कि आप बिल्कुल सतर्क रहिए, मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूं, मैं सदैव आपके साथ खड़ा हुआ हूं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारी क्लासें आज के बाद निरंतर चलती रहेंगी। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय मां भारती।